Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 दिसंबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ तक पहुंच चुके हो तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो जैसा आप डेली बेसिस पर करते हो। तो हमेशा की तरह हमने टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोग को इस वीडियो पर 1000 से ज़्यादा लाइक्स करके इसको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ आप लोगों को मालूम ही होगा यह वीडियो हमारे लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ क्विज को भी डिस्कस करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना होगा। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ इस क्विज को शेयर करूंगा और इन सभी के आंसर इसी वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से सुनना है, लास्ट में इसको सॉल्व करना है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आपको लगेगा कि हाँ यार मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अब उसके बाद क्या करेंगे, कल वाले क्विज की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि जो ये क्विज की प्रैक्टिस है ये डेली बेसिस पर चल रही है। तो कल भी इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका आंसर आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया था। तो इसके आंसर की क्या क्या है इसको मैच कर लेना और देखना कि मैंने कितने करेक्ट सॉल्व करे हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी जो कॉमनवेल्थ नेशन है इसके अंदर लास्ट कंट्री कौन सी है जिसने इसको ज्वाइन किया था। तो लास्ट कंट्री है रवांडा, इसने 2009 में इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारबाडोस एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि अभी एक ऐसी नई कंट्री है जो कि आज़ाद हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बारबाडोस के अंदर करंट प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि अभी नई नई प्रेसिडेंट बनी है यहाँ पर, जिनका नाम है सैंड्रा मैसॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर जो व्हाइट ड्वार्फ होता है इसको आइडेंटिफाई किया है। लंबे समय से हम लोग व्हाइट ड्वार्फ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाय द वे व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है, मैं कल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप लोगों ने किस प्रकार से सारे क्वेश्चन सही करे हैं या नहीं करे हैं। तो यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ को लंबे समय से कुछ चीज़ों से देखा जा रहा है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरा है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो स्टार्स होते हैं, जैसे सन है वैसे स्टार हैं, अब क्या यहाँ पर आप कह सकते हो इनके अंदर एक फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो सारे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम को बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 ये रिलीज किया गया, किसके थ्रू रिलीज किया गया था, तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अभी हाल ही में जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया 2016 के अंदर, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन से एक्ट के अंदर में रजिस्टर है, तो वो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ओके, तो आई होप आप लोगों ने सभी आंसर बिल्कुल सही सही दिए होंगे। अब स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चाहो तो आप लोग अपने नोट्स वगैरह साथ ही साथ प्रिपेयर करते हुए चलते रहना। यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखो एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, एक विवाद सा चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। तो डिस्कस करेंगे क्या जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है ये क्लाइमेट के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, सारी चीजें बेसिक से क्लियर करवाई जाएंगी हमेशा की तरह। पहली चीज तो आर्टिकल कहां से लिया गया, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया। इस एक्सप्लेन पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है क्या ये क्लाइमेट के लिए सही है, क्लाइमेट के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। इसको लेकर आप कह सकते हो जो साइंटिस्ट हैं आपस में डिवाइड हो गए। कोई यहां पर बोल रहा है कि बिल्कुल न्यूक्लियर एनर्जी हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छी है, लेकिन एट द लास्ट पता यह चलता है नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इसको मैं अच्छे से एनालाइज करके आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो क्या हुआ है, एक रीसेंट स्टडी पब्लिश करी गई ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के थ्रू, और इन्होंने बताया कि जो आज के टाइम पर दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार बढ़ चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ने की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि देखो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है वो एनर्जी सेक्टर से हो रहा है। एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर आप कह सकते हो। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, उसके लिए कोयले को जला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है यहाँ पर कार्बन निकल रहा है। तो आप कह सकते हो जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला सेक्टर है, ऐसा बताया गया। इस सेक्टर के अंदर से जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है
ये लगभग 40% के आसपास निकल रही है, 40% के आसपास एमिट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला सेक्टर कौन सा है? एनर्जी सेक्टर। लेकिन यहाँ पर एक हुआ ये भी बना हुआ है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो यहाँ पर पोल्यूशन नहीं करती है। मैं अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है आपको मालूम होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल भी करते हैं। यूरेनियम क्या है हमारे लिए? एक न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, परमाणु एनर्जी है। और आपको मालूम होगा ये न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खतरनाक होती है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आज के टाइम पर यूरेनियम और थोरियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं भारत के अंदर, ठीक है। ये दोनों एक न्यूक्लियर एनर्जी है। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक से समझाऊंगा। यहां पर हम लोग लेते हैं एनर्जी के मामले में, तो एनर्जी के मामले में आपको दो प्रकार की एनर्जी दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी बात करते हैं बिल्कुल साफ सुथरी, जो कि पोल्यूशन नहीं करती है। जैसे कि हमारा हो गया सोलर एनर्जी, ठीक है, ये पोल्यूशन नहीं करता है। दूसरा आप कह सकते हो विंड एनर्जी, ये भी पोल्यूशन नहीं कर सकता है, मतलब नहीं करता है बेसिकली। तीसरा आप देख पाओगे जिसको हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं, जो वाटर से रिलेटेड होती है, यहाँ पर ये भी पोल्यूशन नहीं करती है। तो ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी है जहाँ से पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाओगे ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ से पोल्यूशन बहुत होता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा कोयला हो गया, ठीक है, कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में कार्बन निकल रहा है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा यहाँ पर आप कह सकते हो एक हम देख पाएंगे बायोमास हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या? ऐसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि तीसरा आप लिख सकते हो फ्यूल हो गया, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। चौथा एलपीजी, ठीक है। पांचवा सीएनजी, अब तो दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारे कौन सी है? सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सब क्या है? ये सब कार्बन को एमिट करती हैं, ये सारा पोल्यूशन को पैदा करती हैं। तो यहाँ पर अब इसी के बीच में विवाद रहता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी से जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। यूरेनियम के बाद कौन सा हो गया? थोरियम हो गया। तो यहाँ पर विवाद चल रहा है कि या ये यूरेनियम या फिर जो थोरियम ये रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये यहाँ पर विवाद उठ रहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें से पोल्यूशन नहीं होता है। देखो सभी का मानना बिल्कुल ये है कि यूरेनियम से पोल्यूशन नहीं होता। आप यूरेनियम का इस्तेमाल करो, यूरेनियम को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। लेकिन क्या है उस समय यहाँ पर यूरेनियम पोल्यूशन नहीं पैदा करता, लेकिन फिर भी यूरेनियम एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, आपको ध्यान रखना है। मतलब इससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो होता ही होता है, ऐसा साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। यही आज का सवाल है कि यूरेनियम एक तरीके से पोल्यूशन पैदा करता है, या आज आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है यूरेनियम पोल्यूशन नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। यूरेनियम पोल्यूशन पैदा करता है, लेकिन कुछ अलग प्रकार से। वो अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट क्या है, वही चीज हम लोग को यहां पर समझनी है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर यूरेनियम थोरियम आप देख पाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है जितना हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर चीज़ों को समझा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे सबसे पहली चीज जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जैसा आप कह सकते हो यूरेनियम हो गया बेसिकली, इसके फायदे क्या होते हैं मैं आप लोग को इसके फायदे भी बताऊंगा प्लस इसके नुकसान भी बताऊंगा। दोनों नोट डाउन करके रख लेना। और इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप लोग बहुत ईजिली टैकल कर पाओगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसका फायदा है नॉन इंटरमिटेंट पावर सप्लाई। इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से जो एक न्यूक्लियर पावर होती है, न्यूक्लियर पावर यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे क्या होता है जब हम लोग न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं तो एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लंबे समय तक टिकती है। प्लस उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर पावर एक ऐसी पावर है जहां से कार्बन नहीं निकलता है। अब आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे कार्बन निकलता है, तो मैं यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ कार्बन नहीं निकलता, इसका एक फायदा है। लेकिन तब भी ये पोल्यूशन तो करती है, वो कोई दूसरा तरीका है जिससे पोल्यूशन होता है, वो आगे आप लोगों को पता चलेगा इसके कौन्स वाले एरिया में डिसएडवांटेज में। तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूक्लियर पावर का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि न्यूक्लियर पावर खासकर यूरेनियम कितना अच्छा है कि यहाँ पर इससे कार्बन नहीं निकलता है जब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका पहला फायदा यह हुआ। दूसरा यहाँ पर फायदा यह है चीपर टू रन, यहाँ पे बहुत सस्ता रहता है। आप लोगों को क्या करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डेवलप करना है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काफ़ी सस्ते में आगे तक रन किए जाते हैं। देखो एक ही बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद लंबे समय तक यहाँ पर इसको रन करवाया जाता है। और बोला जाता है कि कोयले या फिर गैस के अगर हम इसे कंपेयर करें तो इससे न्यूक्लियर पावर थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ जाता है, ये भी बताया गया, ठीक है। और उसके बाद ये भी बोला जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, मतलब कि पोल्यूशन को कम करने में ये मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो फिर से आप लोगों को समझना है, जैसे हम लोग बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें से कार्बन नहीं निकलता है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा ये फिर भी पोल्यूशन पैदा करता है, लेकिन वो कुछ और दूसरा तरीका है। वो तरीका अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉन्स क्या है। सबसे पहला यहाँ पर डिसएडवांटेज, न्यूक्लियर पावर इज नॉट एमिशन फ्री।
ये देखो यहां पर आ गया कि न्यूक्लियर जो पावर्स होते हैं यहां पर एमिशन फ्री नहीं होता, ये मतलब कि यहां पर भी एमिशन होता है, ये भी कार्बन प्रोड्यूस करता है। लेकिन कैसे ये कार्बन प्रोड्यूस करता है? क्योंकि यहां पर देखो होता क्या है, जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हो, ये पावर प्लांट लगा रहे हो, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको मेंटेन किया जाता है, आगे के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इसके अंदर कार्बन निकलता है। जब हम लोग काम करते हैं यूरेनियम को, मान लो यूरेनियम को तोड़ते वक्त हम लोग यहां से एनर्जी बना रहे हैं, तो उस समय यूरेनियम तो अपने अंदर से कार्बन नहीं निकालता है, लेकिन फिर भी उसको प्रोसेस को करने में, मतलब इसको तोड़ने में जो भी प्रोसेस लगता है, आपने पावर प्लांट्स लगाए हैं, पावर प्लांट्स लगाने के बाद यहां पर और भी बहुत कुछ किया गया है, यहां पर और भी प्रोसेसिंग की गई है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो इसके बेसिस पर यहां पर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यूरेनियम जो है ये डायरेक्टली पोल्यूशन तो नहीं करता, डायरेक्टली कार्बन तो नहीं निकालता, लेकिन यहां पर इसके जो विधि विधान है, इसको हम लोग एनर्जी में जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस लग रहा है, हम लोग को एक पावर प्लांट की जरूरत है, उसको लगातार मेंटेनेंस की जरूरत है, और भी बहुत सारी कॉस्टिंग की जरूरत है, इसके अंदर यहां पर कार्बन एमिट होता है, इसके अंदर पोल्यूशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या नुकसान है, तो किस प्रकार से यूरेनियम एक तरीके से पोल्यूशन फ्री होने के बाद भी यहां पर वो पोल्यूशन करता है। आई होप आप क्लियर कर चुके हो। इनफैक्ट अब आपको एक तरीके से चौंकाने वाला डेटा यहां पर पता चलेगा। वो डेटा क्या है? एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी 2014 के अंदर, किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के थ्रू। और इन्होंने पता है क्या बताया? इन्होंने बोला पर किलो वाट आवर, मतलब पर किलो वाट आवर एनर्जी जनरेट करने के लिए, पता है न्यूक्लियर एनर्जी कितना पोल्यूशन कर रही है? न्यूक्लियर एनर्जी 3.7 ग्राम से लेकर 110 ग्राम तक पोल्यूशन, 110 ग्राम तक कार्बन को एमिट करती है। तो यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर आप देख पाओगे, एक तरीके से शॉक्ड हूँ, आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे कि यहाँ पर एक तरफ बात की जा रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पर पोल्यूशन नहीं करती है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाओगे ये जो पोल्यूशन कर रही है इनडायरेक्टली काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, और इनफैक्ट कार्बन एमिट हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लगभग क्या बोला गया, अगर यहाँ पर 1 किलोवाट आवर आपको एनर्जी जनरेट करनी है, तो इसके कंपैरिजन में आप लगभग 3.7 ग्राम से लेकर 100 ग्राम्स तक का कार्बन एमिट कर रहे हो, इतना कार्बन निकल रहा है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यहां पर एमिशन फ्री नहीं है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब यूरेनियम भी पोल्यूशन करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर ये जितनी भी डिबेट्स होंगी, इसका एक तरफा मामला निकल चुका है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दूसरे कॉन्स की तरफ बात करेंगे। जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इसके और क्या क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान तो यह है यहाँ पर पुअर देन अदर रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर क्या है, ये सबसे बेकार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बोला जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पर आज के टाइम पर इसकी कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, प्लस यहाँ पर ये महंगा भी पड़ जाता है हम लोग को। अभी आपका होगा सस्ता पड़ रहा था, लेकिन नहीं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। अभी आप देख पाओगे इसको आगे प्रोसेसिंग करते करते यहाँ पर काफ़ी सारा अमाउंट लग जाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया कि आज के टाइम पर अगर हम इसे कंपेयर करें रिन्यूएबल एनर्जी से, तो अपने आप में खतरनाक है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको रिन्यूएबल एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी हमारी सोलर हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, या विंड एनर्जी हो गई, या टाइडल एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर ये हमें सस्ता पड़ेगा। आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो, वो सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यहाँ पर बोला गया है। इस कंपेरिजन में थोड़ा न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग को महंगी पड़ जाती है, इसके बदले में आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर पैसा खर्च सकते हो। ठीक है, ये यहां पर बताया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्या नुकसान है इससे? हाई इनिशियल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। शुरुआती जो कॉस्ट है वो बहुत भरपूर मात्रा में लगती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग ये 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी से। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत बार में आपको बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना होगा, न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलता है उसको मैनेज करना होगा, और फिर उसके बाद यूरेनियम का आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको काफ़ी प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने आप में बहुत पैसा लगता है, शुरुआती पैसा। ठीक है, एक बार चीजें शुरू हो जाती हैं तो यहां पर लाइनिंग को मेंटेन करने के में थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन शुरुआती पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इनफैक्ट इतना पैसा लगता है कि आप विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से 4 गुना ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। इस वजह से यहां पर यह भी एक नुकसान है। उसके बाद यहां पर बोला गया इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहां पर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा क्या? ऐसा इसलिए है, मान लो आपने यहां पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाए, अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, गर्मी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी है, तो उस मामले में हम लोग को न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को शट डाउन करना होता है, बंद करना होता है। ज्यादा हीट में हमें इन पावर प्लांट्स को नहीं रखना होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है,
इवनली। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। क्यों, गर्मी बढ़ी, तो गर्मी बढ़ने की वजह से हम लोगों ने इस पावर प्लांट को शट डाउन किया। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, तो मतलब क्लाइमेट चेंज का काफी बुरा प्रभाव पड़ता है न्यूक्लियर पावर एनर्जी के ऊपर। दूसरा एक और ये भी है कि देखो यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो ज़्यादातर रिवर्स के पास लगाए जाते हैं, नदियों के पास लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ठंडा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ी, नदियाँ सूख गई, तो क्या होगा, वापस यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा इस रिएक्टर्स के ऊपर। तो आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या नुकसान है मैंने आप लोग को बताया। लास्ट में सबसे खतरनाक नुकसान आता है न्यूक्लियर वेस्ट का। पता है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो यहाँ पर वो इंसान बर्बाद हो सकता है। आप लोगों को मालूम होगा इसी यूरेनियम से बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यही, हाँ बिल्कुल, इसका एनरिचमेंट करके जो एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स अपने आप में कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं आप लोग को मालूम होगा कि कहीं पर अगर ये डिजास्टर देखने को मिल जाए तो उससे कितनी ज़्यादा बर्बादी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट है बेसिकली यहाँ पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है लाइफ के ऊपर, खासकर एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बहुत बुरे प्रॉब्लम्स पड़ सकते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं, आने वाली जो इन प्लांट्स एनिमल्स की जनरेशन है वो डिफेक्टिव पैदा हो सकती हैं। तो इस न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे। तो ये कुछ नुकसान थे, मैंने आई होप आपको समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आज के टाइम पर कौन सी कैटेगरी में आती है, न्यूक्लियर एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों ने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। यूरेनियम, मतलब यूरेनियम की बात करें जो न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है पता है। ये कितना बड़ा टुकड़ा है, ये 1 इंच का टुकड़ा है। ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका यूरेनियम का टुकड़ा है, यूरेनियम का पैलेट है, एक छोटा सा टुकड़ा। इसके अंदर पता है कितनी पावर है, इसके अंदर पावर है 120 गैलन जितने ऑयल की, मतलब कि 120 ड्रम भर के जो ऑयल है, इन ऑयल को आप जलाओगे, जिसके बाद जो ऊर्जा निकलेगी, उसके बाद जो एनर्जी निकलेगी, उतनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ये जरा सा टुकड़ा पैदा कर सकता है। तो अपने आप में समझ सकते हो कि आप यूरेनियम कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद यहाँ पर इसी बिल्कुल सेम चीज़ों को आप एक और चीज़ से कंपेयर कर सकते हो। 1 टन ऑफ कोयला, मतलब कि 1000 किलो, अगर आप जब कोयला जलाओगे, इतने कोयले को बर्न करोगे, उसके बाद जो एनर्जी निकलती है, बिल्कुल इतनी ही एनर्जी हम लोग को इतने छोटे से यूरेनियम को इतने छोटे से यूरेनियम से मिल जाती है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी का अपने आप में कितना बड़ा रोल देखने को मिलता है, अपने आप में कितनी ज़्यादा पावरफुल ये एनर्जी देखने को मिलती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर क्या स्टेटस हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, इंडिया भी यहाँ पर आप कह सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, और इस डायरेक्शन में आप कह सकते हो एक 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया गया था, जिनका नाम है होमा भाभा। ठीक है, इनके थ्रू यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया था 1950 में, और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 लाया गया। ये जो एक्ट है बेसिकली, इसके अंडर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम किया गया, और यहाँ पर इंडिया को एक तरीके से अलाउ किया गया। इंडिया यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। कौन कौन से, यूरेनियम और थोरियम का। तो भारत आज के टाइम पर 2 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है, किस किस का, यूरेनियम का और थोरियम का। इसको हम लोग अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहां पर बताई गई हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इसी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत भारत को परमिशन है कि भारत यहां पर 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स का, और वो है यूरेनियम और थोरियम। ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं भारत के अंदर कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो भारत के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो 3 कैटेगरीज के अंदर बटे हुए हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे पावर प्लांट्स जो कि आज के टाइम पर काम कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रावत भट्ट आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, उसके बाद यहाँ पर है कुदनकुलम, देन उसके बाद ककरापर, और यहाँ पर कालपक्कम हो गया, नरूरा हो गया, कायगा। ये आप जितने भी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेसिकली, ये आज के टाइम पर वर्किंग में है, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे पावर प्लांट्स, ये 4 पावर प्लांट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इनके नाम आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर हम लोगों ने प्लानिंग भी कर रखी है, वो सारे प्लांट्स ये हैं। तो ये पिक्चर आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और साइंस एंड टेक आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। अगेन एक और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। हमने देखा जो सितारे होते हैं, स्टार होते हैं, उनके अंदर भरपूर मात्रा में लिथियम पाया गया है।
लिथियम होता है इनके अंदर, और देखेंगे वो सितारे कौन से होते हैं, वो स्टार कौन से होते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पर पीआईबी के अंदर मेंशन किया गया था और यहाँ पे बताया गया कि भाई बिल्कुल भरपूर मात्रा में आप देख पाओगे लिथियम हम लोग को देखने को मिलता है कुछ सितारों के अंदर, कुछ स्टार के अंदर। ठीक है, लिथियम जो होता है वो बेसिकली प्लैनेट पर होता है। ठीक है, प्लैनेट पर आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी तक ये स्टडीज नहीं पब्लिश हुई थी कि स्टार्स के पास भी लिथियम होता है, लेकिन अब यहाँ पर बोला गया जो सितारे होते हैं इनके पास भी यहाँ पर लिथियम देखने को मिलता है। लेकिन वो कौन से सितारे हैं मैं आप लोगों को उनका नाम भी बताऊंगा। तो रिसेंटली यहाँ पर आर लगाना भूल गए हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या करा है, एक क्लू ढूंढा और बताया कि भाई एबिडेंस ऑफ लिथियम देखने को मिलता है कुछ इवॉल्व्ड स्टार्स के अंदर। वो लिथियम कौन सा है आगे आप लोगों को पता चलेगा। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है अर्थ के ऊपर जो कि काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर जो बैटरी डली हुई है उसके अंदर लिथियम डला हुआ है। ठीक है, तो लिथियम एक रिचार्जेबल बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है, की कंपोनेंट है। अगर यहाँ पर लिथियम ना होता तो शायद हम लोग यहाँ पर बैटरीज की तरफ नहीं बढ़ पाते। और दूसरी चीज़, आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वहाँ सभी जगह पर भी जो बैटरीज इस्तेमाल होंगी उसके अंदर भी लिथियम का इस्तेमाल होता है। इनको हम लोग लिथियम आयन बैटरीज बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा। अब यहाँ पर कुछ रिसर्चेस हुई हैं। ठीक है, जो रिसर्च है इसके अंदर बताया गया, इन्वेस्टिगेशन करी गई है। आप कह सकते हो इस रिसर्च के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, जिसमें बताया गया जो लिथियम है ये रेड जाइंट्स के अंदर पाया जाता है। रेड जाइंट्स मतलब जो स्टार होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा साइज में हो जाता है, उसको हम लोग रेड जाइंट बोलते हैं। तो इसके अंदर भी यहाँ पर लिथियम पाया जाता है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये जो रिसर्च सर्वे है जिसका नाम है गैला। ठीक है, गैला यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जिसके नाम पे रखा गया गैला, तो आप लोग को ध्यान रखना है। एक सर्वे हुआ था और इसके अंदर बताया गया कि लगभग 5 लाख सितारों का एक कलेक्शन है। ठीक है, 5 लाख सितारों का एक कलेक्शन है और यहाँ पर बोला गया कि इस पूरे कलेक्शन के अंदर बहुत सारा लिथियम पाया जाता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में लिथियम पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सर्वे है, रिसर्च जो है सर्वे जिसका नाम है गैला, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक तरीके से जो लगभग कलेक्शन है 5 लाख स्टार्स का, जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से एक तरीके से डिटरमाइन करे गए, और उसके अंदर यहाँ पे बताया गया कि बिल्कुल उनके अंदर लिथियम का अबेंडेंस है, लिथियम बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद रिसर्च बताती क्या एग्जैक्टली तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस रिसर्च के रिगार्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ने पहली बार कंफर्म किया है, बिल्कुल लिथियम आपको देखने को मिलेगा स्टार्स के अंदर। ठीक है, और स्टार्स का प्रोसेस क्या होता है आप लोग को मालूम है, जो सूर्य है, सन है, मान लो सपोज करते हैं यहाँ पर ये सन है, सन के अंदर जो यहाँ पर ये आग लग रही है, लपटें निकल रही हैं भरपूर मात्रा में। कैसे निकल रही हैं, क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन है भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होती है, आपस में मिलती हैं, आपस में मिलकर हीलियम को बनाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन मिलकर आपस में हीलियम को बनाती हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सन के अंदर होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से स्टार के अंदर भी यही रिएक्शन होती है, तभी तो ये चमकते हैं। चमकते क्यों है, क्योंकि इनके अंदर लाइटनिंग चल रही है, आग जल रही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पर हीलियम को बना रहा है, इनके अंदर हाइड्रोजन ऑलरेडी पाया जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पर रिसर्च करी गई है कि लिथियम भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। अब लिथियम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, लिथियम की प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Li। ओके, एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया एक सबसे हल्का मेटल है और एक तरीके से हल्का और सॉलिड मेटल ये देखने को मिलेगा। फ्लेमेबल है, अगर ये आग की चपेट में आया तो एकदम से यहाँ पर जल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिथियम आने वाले टाइम पर व्हाइट गोल्ड की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर बैटरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। इनफैक्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बैटरीज की काफ़ी हद तक आवश्यकता होगी। तो लिथियम आने वाले टाइम पर एक व्हाइट गोल्ड बनता हुआ हम लोग को नजर आएगा। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो, लिथियम ट्रायंगल भी एक प्रकार का ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल मतलब कोई 3 चीजें होंगी इसके अंदर, बिल्कुल। तो ये 3 कंट्री हैं, दुनिया की 3 कंट्री हैं जहां पर सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो इन तीनों कंट्रीज को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो आप देख पाओगे ये जो कंट्रीज है साउथ अमेरिका के पोर्शन में देखने को मिलेंगी। ये आप देख पाओगे, ऊपर मैप दिख रहा है, ये साउथ अमेरिका का मैप है। यहाँ पर आपको एट द लास्ट ये चिली देखने को मिलेगा, चिली के ऊपर बोलीविया देखने को मिलेगा, यहाँ पर अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। तो इन तीनों कंट्रीज का ग्रुप, इन तीनों को मिलाकर ये लिथियम ट्रायंगल बनता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है लिथियम ट्रायंगल क्या है। तो लिथियम ट्रायंगल 3 कंट्रीज का यहाँ पर ये ग्रुप बना हुआ है जहां पर लिथियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये आप जो ब्लू कलर के पैचेस देख रहे हो यहाँ पर आप देख पाओगे काफी हद तक लिथियम पाया जाता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन कंट्रीज में से टॉप पर कौन सी जहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, चिली। चिली सबसे ज्यादा टॉप पर है, चिली के अंदर सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद अर्जेंटीना भी है, तो आपको ध्यान रखना है।
लिथियम का इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग एलॉयज़ बनाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो मेटल्स होता है उसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेटल से इंजन बनाते हैं, एल्यूमिनियम से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाते हैं, उसी प्रकार से लिथियम से एलॉयज़ वगैरह बनाया जाता है। और प्लस लिथियम का इस्तेमाल बैटरीज में करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी जगह पर लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है भरपूर मात्रा में। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर लिथियम की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स हैं एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट के, इन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर भी लिथियम रिजर्व्स को खोज लिया है और वो रिजर्व्स लगभग 14,100 टन के रिजर्व्स हैं। और वो रिजर्व कहाँ पर है, वो सदर्न कर्नाटका मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिला है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, कर्नाटका का एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक सर्वे के थ्रू पता चला है कि यहाँ पर भी लिथियम के रिजर्व्स हैं। और यहाँ पर जब हम लोग चीज़ें अच्छे से यहाँ पर सेट कर पाएंगे तो ये इंडिया का पहला लिथियम डिपॉजिट साइट होने वाला है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया का पहला लिथियम डिपॉजिट साइट कहां पर है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना, सदर्न कर्नाटका मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा। प्लस और भी बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी भारत के अंदर जहां पर लिथियम पाया जा रहा है। जैसे कि एक माइका बेल्ट है राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, यहाँ सभी जगह पर आपको ये एक तरीके से लिथियम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पेग्माटाइट इग्नियस रॉक बेल्ट देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह है, सांबर वाली जगह देखने को मिलेगा, पचपदरा की जगह देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ है। यहाँ सभी जगह पर आप देख पाओगे ये पोटेंशियल साइट्स है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, रिजर्व्स भरपूर मात्रा में होंगे। अब लिथियम को लेकर भारत सरकार ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके बारे में भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो भारत के अंदर जो एक तरीके से नई स्टेट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, हमारी खुद की कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसने एक अग्रीमेंट किया है अर्जेंटीना की फर्म से। अर्जेंटीना की फर्म से ये एग्रीमेंट किया कि हम लोग अर्जेंटीना के साथ लिथियम का व्यापार करेंगे, लिथियम का व्यापार करेंगे, लिथियम को लेंगे और लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उस लिथियम का हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है भारत की कौन सी कंपनी है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इकलौती कंपनी है जिसने यहाँ पर अभी अर्जेंटीना के साथ क्या किया है, एक अग्रीमेंट किया है। और अर्जेंटीना कहाँ पर आता है, अर्जेंटीना लिथियम ट्राइंगल के अंदर आता है और अर्जेंटीना के अंदर भी भरपूर मात्रा में लिथियम पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आती है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अभी तमिलनाडु डिमांड ये कर रहा है कि जो कॉटन है, जो रुई होती है बेसिकली, इस कॉटन के ऊपर जो बहुत सारा एक तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है उस ड्यूटी को कम कर देना चाहिए क्योंकि इस इंपोर्ट ड्यूटी से काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर से और इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पर कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको हटा दिया जाए क्योंकि यहाँ पर अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी नहीं हटेगी तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। और तमिलनाडु अपने आप में जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसमें टॉप करता है। तमिलनाडु के अंदर आप देख पाओगे 1/3 साइज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कॉटन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जा रही हैं उसको कम कर दी जाए जिससे कि यहाँ पर तमिलनाडु को थोड़ा सा फायदा हो। तो मेजर डिमांड्स क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया, ड्यूटी लगभग 11% की ड्यूटी चार्ज करी जा रही है, इन ड्यूटीज़ को कम किया जाए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया 5% का इंटरेस्ट वगैरह दिया जाए कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए। कॉटन को जब हम खरीदें तो उसके लिए 5% का एक तरीके से जो भी मिल होती हैं उनको 5% का फ़ायदा मिले, इंटरेस्ट मिले, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, कॉटन का यूज़ ज़्यादा हो। और ये बेसिकली आज के टाइम पर दिसंबर से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है कॉटन का सबसे ज़्यादा बेहतरीन महीना होता है। यहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इन्हीं महीने के बारे में चर्चा की गई कि भाई बिल्कुल इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करना होगा। तो डिमांड यहाँ पर क्यों करी गई है, क्योंकि आज के टाइम पर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से जो एक्सपोर्ट वाले ऑर्डर हैं वो काफ़ी हद तक कैंसिल हो चुके हैं, ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कमिटमेंट कर रखे हैं उसकी तरफ हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक ये ड्यूटीज़ जो ये चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। तो इन ड्यूटीज़ को कम किया जाए, मेन मकसद यहाँ पर ये रखा गया है। ये तो हुआ हमारा करंट अफेयर का इशू, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या यहाँ पर ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए बोल रहा था, ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो हमारे क्रॉप्स वाले आर्टिकल्स हैं वहाँ पर कॉटन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉटन क्या है, बेसिकली खरीफ क्रॉप है, ठीक है। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। यहाँ पर इसमें 6 से 8 महीना लगता है कॉटन को मेच्योर होने में, कॉटन को ग्रो होने में। कहाँ पे ग्रो की जाती है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे अरिड क्लाइमेट्स में। अरिड क्लाइमेट मतलब डेजर्ट वाले जो क्लाइमेट होते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से सैंडी वाले जो रेतीले वाले एरिया आपको ये देखने को मिलेगा। डेजर्ट क्लाइमेट्स में होता क्या है, ये थोड़ा जो मॉइस्चर होता है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारा जो मॉइस्चर होता है इसको इवेपोरेट कर देता है, यहाँ पर उड़ा देता है। तो इस प्रकार के क्लाइमेट में यहाँ पर हम लोग रुई को उगा पाते हैं, आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आज के टाइम पर जो कॉटन है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा एक तरीके से यूज़ होने वाला टेक्सटाइल आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड टेक्सटाइल नीड लगभग 27% की ज़रूरत है आज के टाइम पर दुनिया भर में इस टेक्सटाइल की, क्योंकि इसी से बहुत सारा टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बन रहा है कॉटन की वजह से। उसके बाद इस कॉटन को उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रेनफॉल की बात करें तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से सॉइल में ये कौन से सॉइल में यहाँ पर ये कॉटन उगाया जाता है, तो वो है ब्लैक कॉटन सॉइल, तो इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद आज के टाइम पर दुनिया भर में कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करती है, तो भारत है, भारत के बाद चाइना है, चाइना के बाद यूएसए आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, टॉप पर आता है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आज के टाइम पर 4 कल्टीवेटेड प्रजातियां हैं कॉटन की, ठीक है, तो 4 प्रजातियां हैं कॉटन की, कौन कौन सी हैं? एक का नाम है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरे का नाम है जी हर्बेशियम, तीसरे का नाम है जी हिरसुतम और चौथे का नाम है जी बारबेडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 4 अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 4 अलग अलग यहाँ पर एक तरीके से जो कॉटन है बेसिकली कॉटन की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से जो ये टॉप वाली अर्बोरियम और ये टॉप 2 वाली हैं, अर्बोरियम और यहाँ पर हर्बेसियम, ये दोनों यहाँ पे बोला जाता है दुनिया के सबसे पुराने कॉटन है, एशियाटिक कॉटन भी इसको बोला जाता है। इसमें से आपको ध्यान रखना है, दूसरा यहाँ पर आप देखने को मिलेगा जो जी हिरसुतम है, जी हिरसुतम वाले कॉटन है, इसको हम लोग अमेरिकन कॉटन भी बोलते हैं। और दूसरा एक आता है जी बारबाडेंस, ये वाला जो कॉटन होता है इसको हम लोग इजिप्टियन कॉटन भी बोलते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये दोनों जो कॉटन है हिरसुतम और बारबाडेंस, ये दोनों कॉटन दुनिया के सबसे नए कॉटन है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन काफ़ी लेट आया है। उसके बाद एक आता है बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि भारत के अंदर यहाँ पर इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो बीटी कॉटन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी देखने को मिलता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। नाउ अब डिस्कस करेंगे कॉटन की सिचुएशन भारत के अंदर क्या है। तो कॉटन एक इंपॉर्टेंट फाइबर और कैश क्रॉप देखने को मिलेगा, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत की इकॉनमी के अंदर। भारत के अंदर इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है कॉटन। और इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का दुनिया भर में, आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ तीसरे नंबर पर आने वाला एक्सपोर्टर भी है। तो हम लोग ज़्यादा ग्रो भी करते हैं, प्लस 3rd नंबर पर आते हैं हम लोग, ज़्यादातर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद बोला गया इंडिया यहाँ पर एक कंज्यूमर भी है, यहाँ पर कॉटन की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी होता है। तो इंडिया तीनों कैटेगरीज में स्टैंड करता है। उसके बाद भारत के अंदर आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जाने माने वाला कॉटन है बीटी कॉटन, ठीक है। ये बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है बीटी कॉटन, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इंडिया की बात करें तो आज के टाइम पर इंडिया एक साल के अंदर 6 मिलियन टन के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। लगभग ये दुनिया भर में जितना कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 23% प्रोडक्शन भारत अकेला करता है। फिर उसके बाद इंडिया यहाँ पर 51% के आसपास कॉटन का एक तरीके से ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोडक्शन करता है। आपको ध्यान रखना है, एक ऑर्गेनिक कॉटन होता है, तो ऑर्गेनिक कॉटन में भी इंडिया सबसे आगे है। तो ये आपको एक आइडिया इसके बारे में रखना है। ये आपको मेजर कॉटन एरियाज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गुजरात वाला एरिया टॉप करता है, आप लोग देख पाओगे। इसका आंध्र प्रदेश वाला एरिया और भी बहुत सारे एरियाज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये मैप आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फटाफट यहाँ पर वीडियो को एक बार और लाइक कर देना अगर आप लोग को चीज़ों बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो मतलब एक बार और लाइक करने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, एक बार और करोगे तो वो डिसलाइक हो जाएगा मतलब डिसलाइक नहीं होगा, वो लाइक हट जाएगा। तो जिन लोगों ने नहीं किया है फटाफट लाइक कर देना इस वीडियो को भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की गई अप स्किलिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। यहाँ पर यूपी के बाद पी लगेगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। अप स्किलिंग का मतलब यह है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारे गलियों के अंदर आप देख पाओगे इस प्रकार से सामान बेचने वाले, ठेले वगैरह लगाने वाले, गलिए के ये ठेला लगाते हैं, बहुत सारे सड़कों पर बैठते हैं, फड़ पर जो बैठने वाले लोग हैं, इनके अंदर स्किल्स को बढ़ाने के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। तो इसी को लेकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने अनाउंस किया है एक पायलट प्रोजेक्ट को। इन्होंने बोला हम लोग लगभग 2500 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को, जो यहाँ पर खाने का ठेला लगा रहे हैं, इन लोगों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इन लोगों को ट्रेन करने वाले हैं दिल्ली के अंदर। इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसके अंडर में? अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंडर में।
अब बात करते हैं सबसे पहली बात यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को कौन इंप्लीमेंट करने वाला है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाला है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है इनको रजिस्टर किया जाएगा, 5 दिन का काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा। उस सेशन के अंदर इन सभी लोगों को एजुकेट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हेल्थ के बारे में समझाया जाएगा, सेफ्टी के बारे में समझाया जाएगा, कोविड-19 के अंदर किस प्रकार से प्रोटोकॉल्स को लेकर चलना है वो समझाया जाएगा, कम्युनिकेशन टेक्निक समझाई जाएगी और भी बहुत सारे स्किल्स को समझाया जाएगा। इन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, डिजिटली बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, पेमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप लोग को ध्यान रखना है, तो ये सारी स्किल्स इनके अंदर डेवलप करी जाएंगी। तो स्किल्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो भी फूड वेंडर्स है बेसिकली इन फूड वेंडर्स को, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आ रहे हैं इन लोगों के लिए। प्लस यहाँ पर जो वेंडर्स हैं इनको सपोर्ट किया जाएगा एक लोन स्कीम के थ्रू, जो कि हमारे पास मुद्रा स्कीम है। मुद्रा स्कीम में क्या होता है, यहाँ पर जो ये वेंडर्स वगैरह ये लोन ले सकते हैं और इसके बदले में इन्हें कोई भी सिक्योरिटी, मतलब कोई भी जो बदले में सामान रखना होता है वो रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इन लोगों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से साफ सफाई हम लोग रख सकते हैं, फूड को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, खाने को हम लोग किस प्रकार से साफ सफाई से तैयार कर सकते हैं। और जो भी 4-5 दिन की ट्रेनिंग होगी इसके बदले में इनको पैसा दिया जाएगा, 500 रुपये पर डे का यहाँ पर पैसा मिलने वाला भी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका नुकसान ना हो, इस वजह से 500 रुपये इनको पर डे भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम लोग क्या कर सकेंगे, जो फूड वेंडर्स हैं इनको स्किल्स सिखा पाएंगे। जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इनको बहुत चीज़ें पता चलेंगी ताकि कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे से ये लोग सर्व कर सकें। प्लस इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ गेन हो जाएंगी, ये लोग और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या, देखो इंपॉर्टेंस ये है ना कि भारत के अंदर आज के टाइम पर 5.5 मिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं। मतलब इतने 5.5 मिलियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स देखने को मिलेंगे जो कि आज के टाइम पर भारत की अर्थव्यवस्था में 14% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 14% का कंट्रीब्यूशन स्ट्रीट वेंडर्स करते हैं। तो इन फूड वेंडर्स को स्किल्स के अंदर डेवलप करना, इनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया क्या करना है, इन फूड वेंडर्स को एक तरीके से ग्रोथ के लिए ये काम किया जा रहा है, स्कीम लेकर आई जा रही है। प्लस फूड वेंडर्स के लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। एक है पीएम स्वनिधि स्कीम, एक है मैबी डिजिटल, और उसके बाद एक है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, देखो स्किल्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स को उठाता है। एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में स्किल इंडिया मिशन के अंदर में। आपसे क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया इसका मेन मकसद यह है कि 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना और उनको स्किल्स में एक तरीके से काफ़ी बेहतर बनाना, उसका उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना 2022 तक। उसी प्रकार से एक और दूसरी योजना है, यहाँ पर आप देख पाओगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 है, उसी प्रकार से 2.0 है। इन सब का मेन मकसद यह है कि लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना, उनको कुछ ना कुछ नया सिखाना। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई एनएचए रिपोर्ट के बारे में। तो एनएचए रिपोर्ट ने हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। एनएचए क्या है, तो यह है नेशनल हेल्थ अकाउंट। इन्होंने यहाँ पर बोला कि सरकार ने क्या करा है, अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो पैसा खर्चा है हेल्थ के ऊपर, उसको खर्चे को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चना भी होगा। तो सरकार ने पैसे को बढ़ाया है, इसी को लेकर एक अपडेट निकल कर आया। क्या क्या बताया इस रिपोर्ट ने, पहली चीज यहां पर इस रिपोर्ट ने यह बताई है कि जो गवर्नमेंट शेयर है इन टोटल जीडीपी वो थोड़ा सा बड़ा है। मतलब जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बाय द वे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पूरा जो जीडीपी है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C+I+G+, आप कह सकते हो C+I+G+X-M। ठीक है, इसका मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, ये देखने को मिलता है इसका फॉर्मूला कि हमारे कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस जीडीपी के अंदर में। ठीक है, बेसिकली तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे जीडीपी के अंदर पता है भारत हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा खर्चता था, बहुत कम, ना के बराबर। तो अभी उसको इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया 2017-18 के अंदर यहाँ पे हमने देखा है कि उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अभी यहाँ पर सरकार ने हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा बढ़ा दिया है। 2017-18 के अंदर 1.35% कर दिया गया है। ये पहले 1.515% था, मतलब छोटो सा थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, लेकिन किया है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स होते हैं इनके अंदर भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, और जो सरकार है, सरकार ने पैसा खर्च किया है हेल्थ केयर्स के ऊपर, हेल्थ केयर सेंटर्स को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया है, ऐसा बताया गया। देन उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर भी किया है यहाँ पर, जैसे कि सरकार लगातार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर आ रही है, और भी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही है जहाँ पर लोगों को इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, मतलब ओवरऑल हेल्थ के ऊपर सरकार लगातार पैसा खर्च रही है। उसके बाद इन्होंने बताया कि डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखने को मिला, क्योंकि क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया, सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है हेल्थ को लेकर, तो इसके बदले में क्या होगा, जो लोगों का पैसा है उनकी जेब से कम खर्च होगा, लोग यहाँ पर पैसा कम खर्च करेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। तो लोगों का जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, ऐसा बताया गया। 2017-18 के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पर ये 48.8% के आसपास था, ये कम होकर यहाँ पर कितना हो चुका है, ये 40.8% के आसपास हो चुका है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है उसके साथ बताया गया आज के टाइम पर इश्यूज़ क्या है। तो हमने देखा सरकार क्या क्या काम कर रही है हेल्थ सेक्टर को लेकर, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हेल्थ सेक्टर के साथ। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम सर्विसेज हम लोगों के पास देखने को मिलेंगी, बहुत लिमिटेड सर्विसेज हैं, कहीं पर प्रेगनेंसी की सर्विस है और कहीं पर लिमिटेड चाइल्ड केयर की सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा, तो हर चीज़ की सर्विस नहीं देखने को मिलेगी, ये बताया गया। सबसे पहली दिक्कत यह है। दूसरी दिक्कत क्या है, सप्लाई साइड डेफिशिएंसी। देखो जो हेल्थ मैनेजमेंट है इनके अंदर लोगों के अंदर सही से स्किल्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, इनके पास अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, ऐसी लोगों को रख लिया गया है। इससे क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर सप्लाई साइड में एक बहुत बड़ी कमी है जिसके अंदर एक सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट बताया गया इनएडिक्वेट फंडिंग। यहाँ पर इंडिया सही से पैसा नहीं खर्च कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर हम बात करें तो इंडिया ने साल 2020-21 के अंदर 1.8 मतलब जितनी इनकी जीडीपी है उसका 1.8% पैसा खर्च किया है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। पिछले साल ये 1.5% खर्चा गया था, अब की बार 1.8% खर्चा गया है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाया है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। पता है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जो ब्राज़ील हो गया, रशिया, चाइना, ये सब बहुत सारा पैसा खर्चते हैं, अपने जीडीपी का 3% तक पैसा खर्चते हैं अपने हेल्थ के ऊपर। तो इस प्रकार से हम लोग को चीज़ों को आके लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उससे कम ही डॉक्टर देखने को मिलेंगे। एक लास्ट प्रॉब्लम, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, पता है लगभग यहाँ पर 1445 पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर देखने को मिलेगा, मतलब इतनी पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर देखने को मिलेगा। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पता है क्या बोला है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 1000 के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर वो चीज़ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर्स की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट काफ़ी देखने को मिलेगी, इनको भी आगे लेकर आना पड़ेगा। प्लस उसके बाद भारत के और क्या क्या इनिशिएटिव हैं, भारत सरकार और क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाती है हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। एक इनिशिएटिव का नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव्स, उसके बाद नेक्स्ट है पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये सारे रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। ये सारे इनिशिएटिव्स भी भारत सर के अंदर हेल्थ को एक तरीके से इंप्रूव करने में मदद करते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। नाउ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्विज को। देखो आपने अगर वीडियो को अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आप इन क्विज को बहुत आराम से सॉल्व करने वाले हो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर में यहाँ पर बताया गया कि भारत 2 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। उन दोनों एलिमेंट्स के आपको नाम बताना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज आती हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, नीचे आपको नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर एक नई स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसने अर्जेंटीना के साथ लिथियम को लेकर एक अग्रीमेंट किया है कि हम लोग लिथियम यहाँ पर अर्जेंटीना से निकलवाएंगे और अर्जेंटीना से खरीदेंगे। तो भारत की वो कौन सी कंपनी है उसका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जी हेर्सुटम है एक तरीके से कॉटन की एक तरीके से वैरायटी है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो जी हेर्सुटम है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम बताना। उसी प्रकार से जो जी बारबेडेंस है इसकी को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम भी आप लोग को बताना है, इसका दूसरा नाम भी बताना है। नेक्स्ट आर्टिकल में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, इसको कौन से मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया था, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिया यहाँ पर
इंडिया ने 2020-21 के अंदर हेल्थ सेक्टर के ऊपर अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्चा है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। क्योंकि इससे पहले वाले साल में इंडिया ने 1.5% खर्चा था, लेकिन अब यहाँ पर कितना पैसा स्पेंड किया है ये भी आप लोग को बताना है। इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये सारे आंसर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो क्या करना है, आप लोग को ये आंसर नहीं देखना है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो इन आंसर को सॉल्व करना, बाकी जो आंसर कीज़ हैं वो मैं आप लोग को कल भी प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।